इंसान है वो उसको किताबों के बाहर जल्दी निकलने नहीं देते हैं। सो कोई नहीं, चलिए। सो ये होता है हमारा एक फलक्रम और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्रिप जो भी है वो लगा देते हैं। यहां पर आपका एक दोस्त बैठ जाता है इस तरफ, राइट, इस तरफ आपका एक दोस्त बैठ जाता है। तो लेट्स से वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F1 जितना। हाउ मच फोर्स ही इज एक्सर्टिंग ऑन दिस साइड, बताओ। F1. F1। अच्छा, इस फलक्रम से इसका डिस्टेंस मैं D1 ले लूं तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? हो सर। चलिए, और यहां पर जब आप बैठते हो तो उस टाइम पर आप कितना फोर्स अप्लाई करोगे? लेट्स से F2 अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा सिमेट्रिकल दिखे इसीलिए मैं ये इतने पार्ट को क्या ले ले रहा हूं, D2 ले ले रहा हूं। सो दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज D2, दिस इज D1। यार हैंड लोअर कर सकते हो बारे में, चलेगा। नाउ आई गॉट द पॉइंट। यस, राहुल। यस सर। अरे हैंड डाउन कर सकता है यार, अब ठीक है। यस, चलिए। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये सपोर्ट कोई इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा क्या? इज दिस सपोर्ट इज गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन? क्या बोलेंगे उसको? Normal force. नॉर्मल। यस, लेट्स से वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय आर। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो अनिकेत भाई, एक इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो उसमें एक नाम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के केस में? सर उसमें सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 रहता है। बहुत सही। Algebraic sum of all the external forces acting on a body becomes 0. Now the problem is here there are 3 forces acting on the body. कोई मेरे को गेस कर सकता है क्या कौन से 3 फोर्सेस हैं वो? Gravitational force. अरे पहला तो ये F1 है, दूसरा है ये F2 और तीसरा कौन है? R, राइट। R अपवर्ड लग रहा है इसलिए हम उसको साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव ले लेते हैं, तो R हो गया अपवर्ड। F2 डाउनवर्ड लग रहा है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने उसको ले लिया माइनस। F1 भी डाउनवर्ड लग रहा है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या ले लेंगे? माइनस। सो R माइनस F2 माइनस F1 ये हो गया सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 0 फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अरे यार सिंपल है क्या ये? Yes, sir. यस वेरी सर। गुड। ये दोनों नेगेटिव टर्म्स को इक्वल के उस तरफ भेज दो तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस F1 प्लस F2। इन शॉर्ट R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो समझ में आएगी ये बात? यस सर। बहुत बढ़िया। मूव करते हैं इसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मानो यस सर। बता यार, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई, क्या कंडीशन होगी? नहीं याद सर। अच्छा, ट्रांसलेशनल में क्या 0 हुआ था? एक मिनट सर। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या 0 हुआ था? ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, algebraic sum of all the forces was 0. रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर algebraic sum of all the torques वो क्या हो जाता है? 0. 0 हो जाता है। याद रहेगा मानो अभी? यस सर। जब भी हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की
उस टाइम पे सम ऑफ algebraic sum of all is acting on a body will become 0 और रोटेशनल के केस में एक्सटर्नल टॉर्क्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये आपको बताया हुआ था कि अगर कोई फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराए, ये फोर्स जैसे है, ये अगर मैं इस पे ऐसा फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये बॉडी को ऐसे घुमाएगा, राइट, इस तरीके से, विच इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसको हम क्या लेकर के चलते हैं, टॉर्क की नेगेटिव वाला पार्ट लेकर के चलते हैं। और ये जो है दिस वन इधर जो गया है इस तरफ को, ये क्या हो जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन टॉर्क की। सर उल्टा नहीं ले लिया? Yes, sir. काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। Sir, F1 हाँ, क्वाइस गलत रिप्रेजेंट हाँ, किया। ये हाँ, एरो गलत रिप्रेजेंट किया है। एरो मतलब ये फोर्स, जस्ट मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये फोर्स जो है वो इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलेगा, रोटेशन इसका ऐसा हो रहा होगा। ये एरो तो ये बताने के लिए कि इस फोर्स की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। बाकी रोटेट तो ये ऐसे कर रहा होगा, इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे। yes, sir. ओके, सो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो चलिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम फाइंड आउट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा। थीटा विल बी 90 क्योंकि आर इस तरफ को है और एफ ऐसे लग रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल है। मतलब ये क्या हो जाएगा, d2f2। एंड क्योंकि इसकी वजह से रोटेशन कैसा हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, ये ऑब्जेक्ट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, इसीलिए इस टॉर्क को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। प्लस ये वाले फोर्स का इसी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स की वजह से टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू अगेन आर क्रॉस एफ। आर यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि d1 है, और एफ कितना है, f1। लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये फोर्स इसको क्या कर रहा है, इस तरफ रोटेट कराने का काम कर रहा है। तो यहां आ जाएगा माइनस, दैट इक्वल्स टू 0। d2f2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d1f1। सो यहां से हम एक रेशियो निकाल लेते हैं, दैट इज f2 बाय f1 इज इक्वल्स टू d1 बाय d2। आ रही है क्या बात समझ में ये? Yes, sir. So this f2 by f1 is equal to d1 by d2। अब मुझे अगर इस f2 की वैल्यू निकालनी है, so this f2 will be equal to f1 times d1 by d2। लिख सकते हैं क्या, f2 equals to f1 d1 by d2? Can we do that? लिख सकते हैं ना ऐसा? Yes. yes sir, अब सोचो, अगर मैंने ये जो मेरा लेंथ है पूरे रॉड का, उसको मैंने यहां से पाइवॉट कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको फिक्स कर दिया, राइट? तो इस केस में d1 मेरा कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और d2 कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पाइवॉट करता हूं तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, d1 छोटा हो जाएगा, d2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहां अगर आपने कोई f1 जितना लोड लगाया और d2 की वैल्यू कंपैरेटिवली बड़ी है d1 से, यानी d2 इज much much greater than d1, so in that scene this term will be less as compared to f1। सही है क्या? अरे यार, d2 greater than d1 है, सो ये फ्रैक्शन लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 में कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो उससे तो छोटी वैल्यू आएगी। yes sir, मतलब ये हुआ कि अगर ये डिस्टेंस कम हो, d1 कम हो एज कंपेयर टू d2, तो उस टाइम पर कोई भी लोड अगर यहां से आपको उठाना है, यहां से अगर आपको कोई लोड उठाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर से, तो उस टाइम पे कम फोर्स अप्लाई करके भी इस लोड को आप क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। सही है क्या? F2 is the showing amount of force applied by you, F1 is the
F1 is the representation for the force which is applied by the object. तो ये ऑब्जेक्ट का फोर्स है एंड दिस इज योर अप्लाइड फोर्स. अगर ये डिस्टेंस में ऐसा कुछ रिलेशन होता है तो इन दैट केस F2 विल बी मच मच लेस देन F1. हो जाएगा क्या ऐसा? यस सर. तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिजाइन की गई हैं. अगर आपने रेलवे स्टेशन पर मूव करने वाले कुलीज को देखा हो तो वो जो कुली होते हैं उनकी एक स्पेशल टाइप की ट्रॉली होती है, समथिंग लाइक दिस. उसमें यहाँ व्हील्स होते हैं और हैंडल जाकर के यहाँ कहीं पे आया हुआ होता है. ऐसा यहाँ पे हैंडल होता है और यहाँ उनका कुछ जो भी है वो स्टील या जिस मटेरियल का भी बना हुआ वो लगा हुआ होता है. यहाँ पे हमारा कुली जो है वो इसको पकड़ करके और फिर आगे की तरफ धक्का मारता हुआ लेके जाता है. देखा है क्या ऐसा कुछ? यस सर. यस. तो ये लीवर के सारे कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट आर्म लीवर, सेकंड आर्म लीवर एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. यहाँ पर क्या होता है, ये जो लोड आर्म है ना, वो लोड आर्म बहुत लंबी रखी जाती है. लोड आर्म बहुत लंबी रखी जाती है. सॉरी, मतलब ये जहां पे आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, और ये जहां पर आप लोड रख रहे हो दिस इज नोन एज लोड आर्म. सो लोड ये इतने पार्ट में होता है, राइट? इतने पार्ट में आप जो भी लोड रखना चाहते हो रख देते हो. एफर्ट आर्म कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होती है. एफर्ट आर्म का मतलब है D2 की वैल्यू बड़ी होगी, और अगर D2 की वैल्यू बड़ी होगी तो फ्रैक्शन 1 से छोटा आएगा. फ्रैक्शन अगर 1 से छोटा आया तो इसका मतलब F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाए. लाइक कम वैल्यू का फोर्स दे करके भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो, पिक कर सकते हो, उठा सकते हो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर. डाउट कोई? No, sir. नो सर. Okay. So, after understanding this, now we are moving towards center of gravity. तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर, या अगर आपने 5th चैप्टर में थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है. क्या था? F equals to m into जी. ग्रेविटेशनल फोर्स. F is equal to m into, बताओ. जी. Yes. F is equals to m into g. ये अपने पास एक इक्वेशन होती थी. Now what we are going to do is, हम करने क्या वाले हैं, हम एक रैंडम कोई ऑब्जेक्ट पिक कर लेते हैं, कुछ भी शेप का. ऐसा एक रैंडम शेप का हमने कोई भी एक शेप का एक ऑब्जेक्ट पिक कर लिया है. अब आप इसे किसी कंट्री का नक्शा समझ सकते हो. ओके, दिस इज मैप ऑफ अ गिवन कंट्री. कोई भी एक कंट्री ऐसा देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो. तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस पॉइंट का मास है लेट से m1, तो इस पर ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही होगी? m1g. इस पॉइंट का मास है m2, तो इस पर ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही होगी? m2g. इस पॉइंट पर ग्रेविटी मास है m3, ग्रेविटी एक्ट करेगी m3g. ऐसे ही देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, तो उन सभी पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ग्रेविटी m इंटू स्मॉल g जितनी लगती रहेगी. लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे कंबाइंड वैल्यू बताओ, मेरे को ये बताओ कि नेट फोर्स ये कहां एक्ट कर रहा है, तो वो जिस पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेट वैल्यू जहां पर एक्ट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या CG उसे कहा जाता है. आ रही है क्या बात समझ में? अरे यार, पहले वाले के लिए m1g यहाँ पे, m2g यहाँ पे, m3g यहाँ पे, m4g यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे mg तुमको मिलने वाले हैं. लेकिन इन सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस का नेट फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है, अगर वो तुमने ढूंढ लिया तो जिस पॉइंट पर वो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. डाउट किसी को? नो सर. तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं से तो आएगा. ग्रेट.
तो सेंटर ऑफ मास आपको क्या बताता है? सेंटर ऑफ मास आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट का मास किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, राइट? सही है ना? सर तो वहाँ पे ही मतलब सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी अगर देखा जिस पॉइंट के ऊपर मास कंसंट्रेटेड होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। शिखर, आई एम नॉट फिनिशिंग माय आंसर, आई एम स्टिल आंसरिंग द क्वेश्चन, सो प्लीज वेट, थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन शिखर का ही था ना? अच्छा, आर्यन ने पूछा था। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो आर्यन भाई, आई वाज सेइंग कि एक ऑब्जेक्ट का मास जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, राइट? अब ये जो सारे पॉइंट्स है ना बच्चे, इन सारे पॉइंट्स के लिए अगर मैं mg कैलकुलेट करता हूं, m1g, m2g, m3g, m4g, ये सारे के लिए mg कैलकुलेट करता हूं, तो उन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स मैं निकाल सकता हूं, राइट? तो वो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट करता है, वो पॉइंट हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ रहे हो बात को? ये कंडीशन समझ में आई क्या मैं बोल रहा हूं इसके लिए? वापस समझाइए। फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है? दूसरे के लिए m2g डाउनवर्ड, m3g, m4g, ऐसे बहुत सारे mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो इनका एक रिजल्टेंट वैल्यू तो आएगा, है कि नहीं है? यस सर। तो वो रिजल्टेंट वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, वो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी है। यस अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी हुई जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सुनना बात को ध्यान से, मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्म। यस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब जितना इधर m1 है उतना इधर m1 है, उतना इधर m1 है, उतना, यानी हर पॉइंट पर का मास कैसा है? इक्वल है। तो इन दैट सीन, जब हर पॉइंट पर का मास आप इक्वल लेकर के चलोगे तो हर पॉइंट के ऊपर जो mg एक्ट करेगा वो कैसा होगा? सेम होगा। सही है क्या? यस सर। और उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। मतलब ये हुआ कि फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, जो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज। हाँ, ऑलमोस्ट उस पर बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं होती है उसकी। अगर साइज छोटी है, साइज छोटी है तब की मैं बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन अगर साइज बहुत ह्यूज है, जैसे 10 किलोमीटर लॉन्ग मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं, ठीक है, तो ऐसा अजीबो गरीब शेप रखने वाला ये जो माउंटेन आपका है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848 मीटर्स या 8.8 किलोमीटर जितनी आप कह सकते हो वो है, तो उस केस में शेप बड़ा अजीब सा है, प्लस शेप के साथ साथ हाइट भी बहुत लंबी है। तो इन दैट सीन होता ये है कि इसका एक्चुअल सेंटर तो यहां होता है, सेंटर जो है उसका यहां होता है, लेकिन क्योंकि ऊपर की तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम है और नीचे की तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं कैसे समझ रहा हूं, देखना बात को। यहां जो एरिया मिल रहा है इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं? ज्यादा हैं। एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन दी अबव साइड, ऊपर वाली साइड में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं
उससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो होता ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो थोड़ा सा नीचे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। देख लो, ये एग्जांपल है अपने पास। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे आ चुके हैं, राइट। आर्यन, यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए, सो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, कोइंसाइड हो जाता है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ईच एंड एवरी केस। हर केस के लिए ये सही बात नहीं है, ठीक है, गुड। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे को ये बताओ, इनर्शिया वर्ड सुना है क्या आपने पहले इससे? यस सर। क्या करता था यार, क्या काम था इनर्शिया का? What was the role of inertia? To Come on. resist the change. Yes, resistance for the changing. तो चेंज के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते थे इनर्शिया। सिंपली अगर मैं आपको इसको भी डिफाइन करके बताऊं तो मान लीजिए ये पेन यहाँ पर पड़ी हुई है, मुझे इसको मूव कराना है, तो मूव कराने में मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने आप मूव करेगी नहीं। मतलब ये हुआ, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ मोशन। जैसे वो पहले मोशन की कंडीशन में थी उसी में, इसी प्रॉपर्टी की वजह से रहना चाहती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये तो जब आप इसको चलाना चाहते थे तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी और फिर आप इसको रोटेट कराना चाहो तो रोटेट कराने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये टॉर्क जो आप अप्लाई करोगे, इसी टॉर्क की कहानी से कौन प्रोड्यूस होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सुनना बात को ध्यान से, फोर्स लगाने से रुकी हुई ऑब्जेक्ट चलने लग जाती थी। होता था क्या ऐसा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद करो। यस सर। ओके, सो फोर्स लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करने लग जाता था। ऐसे ही टॉर्क लगाने से कोई ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है? रोटेशनल मोशन करने लग जाता है। तो कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसका नाम है टॉर्क, राइट। लेकिन अपने आप वो रोटेशन में नहीं आती है। बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको रोटेट होने से रेजिस्ट करे या रोटेट करती हुई ऑब्जेक्ट को रुकने से रेजिस्ट करे, उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया हुआ है। सुनना बात को ध्यान से, आपके घर में ऊपर फैन चल रहा हो तो फैन को बंद करना। बंद करोगे वो थोड़ी देर तक ऐसे 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 घूमता रहेगा, सडनली स्टॉप नहीं हो जाएगा, तुरंत नहीं रुक जाएगा। क्यों होता है ऐसा? इनर्शिया की वजह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सडनली रुक नहीं जाएगी और रुकी हुई ऑब्जेक्ट सडनली रोटेट नहीं करने लग जाएगी। इसी पर से कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्लियर है क्या ये बात? यस सर। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी due to which it can resist the change in its rotational motion. रोटेशनल मोशन में अगर वो चेंज को रेजिस्ट कर रहा है तो किस प्रॉपर्टी की वजह से होगा?
तो आंसर है तब वो अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से रेजिस्ट करता है। क्लियर? मानो, Yes, sir. बताओ, समझ में आई बात? तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो मानो साहिब, आप थोड़ा सा ऐसा डिटेल दे दो यार। The property of a body due to which it resists the change in its rotational motion, that is known as moment of inertia. So जैसे inertia किसी बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज को रेजिस्ट करने का काम करता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी के रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करने का काम करता है। आप लोगों के पास भी इनर्शिया है, पता है आपको? अरे जानते हो आपके पास इनर्शिया है? Yes, sir. कैसे बताओ, थोड़ा थोड़ा हिंट दो मेरे को। सर सडनली हम लोग अगर दौड़ रहे हैं एक ही लेन में और सडनली डायरेक्शन चेंज कर दे तो गिरने वाला स्लिप हो जाता है। ये तो यार शिखर फिजिक्स की बात हो गई। ऐसा लाइफ में आप लोगों के पास भी इनर्शिया है। चलो मैं आपको इसका थोड़ा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरी एक्स नाम के बंदे के साथ मीटिंग होती है और मैंने उसको ये बोला कि यार ये पॉइंट्स पे अपने को काम करना है। पहले दिन वो मोटिवेटेड रहता है, काम करता है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया था। अगले दिन जैसे ही मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया, भाई मेरा फिर से वैसा का वैसा रिटर्न आ जाता है ना? अपनी अपनी जो मोशन, जो उसका स्टेट ऑफ मोशन था, उस स्टेट ऑफ मोशन को बदलने नहीं देता है वो। मतलब ऐसा दृढ़ संकल्प रख के चलता है, यार नहीं चेंज होने दूंगा। क्या क्या बात करते हो, नहीं करने दूंगा, ऐसा करके चलता है। तो अपने पास भी इनर्शिया तो है कि नहीं है? Yes, sir. I'm not targeting you, Shikhar, don't worry. ऐसा नहीं फील करना हो मैं तेरे को टारगेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। नहीं सर। अबे तू तो एकदम सच मान लिया तूने मेरी बात को। अरे नहीं सर। अच्छा, मतलब तू ये मान रहा है कि मैं तेरी बात कर रहा हूँ, ऐसा है? नहीं। पर मैं तो तेरी बात कर रहा हूँ। ओके, कोई नहीं, जस्ट मैं ट्रैप कर रहा था तेरे को, कोई बात नहीं। चलो, गुड। ऐसा परेशान नहीं हो तू। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज द resist to change in rotational motion। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है जिसका शेप बहुत बड़ा है, ऐसा बहुत बड़ा शेप है, ठीक है, और मैं बोलता हूं इसको रोटेट कराओ, और दूसरा मैं बोलता हूं एक छोटी सी बॉल है, इसको रोटेट कराओ। मेरे को बताओ किसको रोटेट कराना इज ज्यादा इजी? बॉल को रोटेट कराना इज ज्यादा इजी, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा स्क्वायर टाइप के शेप का है, ऐसा क्यूबिकल शेप का है, राइट? और दूसरा एक शेप है मेरे पास ऐसा राउंड है। इन दोनों में से रोटेट कराना किसको इजी? सोचो। बॉल को, बिल्कुल। तीसरा, दो बॉल्स है मेरे पास, एक है 10 किलोग्राम की और एक है 100 किलोग्राम की। किसको रोटेट कराना इजी? 10 kg। 10 kg। यस, बिल्कुल यार, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। गुड।
तो यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन की तरफ लेके चल रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन की तरफ लेके चल रहा हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, ये देखो शेप कैसा है उसके ऊपर, दूसरा साइज के ऊपर, तीसरा उसके मास के ऊपर, राइट। और फोर्थ है उसके एक्सेस ऑफ रोटेशन। शेप एंड साइज, दूसरा है मास, थर्ड है एक्सेस ऑफ रोटेशन। लाइक ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी हुई है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट कराना है तब मुझे अलग टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे रोटेट कराना है तो अलग टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ऐसे ऐसे रोटेट कराना है तो मुझे अलग टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, टॉर्क विल वेरी एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेस। जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगी वैसे ही जो हमारा टॉर्क का अमाउंट था जितना हमें रोटेट कराने के लिए लगाना पड़ता वो भी चेंज हो जाएगा। सो ये आ गई फोर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो दीज 5 फैक्टर्स आर देयर जिनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अच्छा, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, अच्छा कोई नहीं, एक बार कर देते हैं। सो शेप के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, एंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, इन 5 फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। गिव मी अ थम्स अप अगर क्लियर है तो ये बात, क्विक, जल्दी जल्दी। राहुल, मानव, आर्यन, चलिए। सो दिस वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात। अभी एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। सो ये समझने के लिए हमें एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए वो हम देखते हैं क्या उसमें मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं। देखो, मान लीजिए सबसे पहले आपकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट, आप इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है और इसको आप इसके अबाउट ऐसे रोटेट कराना चाहते हो, इस तरीके से आप इसको घुमाना चाहते हो, राइट। सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक, आई का जो फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एक तो वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, दूसरा वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर, जिसको मैं आर बोलता हूँ। सो एम आर स्क्वायर के फॉर्म में मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले को। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया जिसका यूनिट हो जाएगा मास का किलोग्राम और रेडियस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब इस चीज को जरा एलोबरेट करते हैं और समझते हैं आगे की बात, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन को। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे एक ऐसी ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जिसका मास इसी ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल हो, राइट। सो यहां पर है m1 मास, यहां पर है m2 मास, यहां पर है m3 मास।
हर जगह पे मास इसका कैसा है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट मास है, m1 m2 m3 m4, डिफरेंट डिफरेंट मासेस आर देयर, और उनके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दे आर r1 r2 r3 r4, ऐसा अलग अलग डिस्टेंस भी है। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एकदम डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ऐसा बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेंगे। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो वो इसके सिग्मा के इक्वल हो जाएगा, एडिशन के इक्वल हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, सुनना बात को। टोटल मास इसका कितना था, कैपिटल एम, बोलो बोलो कितना मास था इसका टोटल, बताओ, अरे बोलो। कैपिटल एम। यस, कैपिटल एम वाज द टोटल मास। मैं इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस कैपिटल एम मास को कितनी दूर पे रखूं, at how much distance should I place my capital M mass वाला ऑब्जेक्ट, so that इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। अरे आ रही है क्या बात समझ में? इसका तुमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, एक पार्टिकल, 2, 3, 4, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इन सभी पार्टिकल्स के लिए तुमने एम आर स्क्वायर निकाल करके बड़ी मेहनत करी और सारे एम आर स्क्वायर को ऐड कर डाला। यार बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो हमने क्या किया, इसको आसान करने के लिए इसी मास के ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, सो दैट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए। उस टाइम पे इस रेडियस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एंड दैट स्पेशल नेम इज रेडियस ऑफ जायरेशन। उम्मीद हम सब क्लियर हो रही है। तो ये डेफिनेशन जल्दी, ओके, सो दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, लाइक अगर इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एम आर स्क्वायर, तो इसका के फॉर्म में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हमेशा कितना रहेगा, एम के स्क्वायर। आई इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, एम के स्क्वायर होगा। किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 है, और अगर उसकी भी रेडियस ऑफ जायरेशन आप के ले रहे हो तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, एम के स्क्वायर के ही इक्वल रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। सो अगर मुझे इसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है तो देखो मैं क्या करूंगा, एम के स्क्वायर ये हो गया के डिस्टेंस के ऊपर, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन के ऊपर जो आया हुआ है उसके लिए हमने एम के स्क्वायर लगा दिया। दैट विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एम से एम समाप्त हो गया, के इक्वल्स टू हो गया आर डिवाइडेड बाय √2। अरे यार समझ में आई क्या बात? यस सर। तो अगर मैं तुमको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दूं, यानी ये टर्म दे दूं आपको, ये टर्म, तो क्या आप उसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल पाओगे? हो जाएगा क्या अपने से? यस सर। अरे कोई तीर मारना है क्या? अरे नहीं सर, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने किसी सॉलिड स्फीयर की बात करी, ऐसा ऐसा तहलका मचाता हुआ सॉलिड सा स्फीयर है, ठीक है? तो इस सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/5 mr², ऐसा होता है। तो क्या आप मेरे को इस पे से रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल के बता सकते हो क्या होगा? बताओ बताओ। सर k is equals to r into √2/5। यस, सिंपली हम क्या करेंगे बच्चे, इस पूरे टर्म को mr² से कंपेयर, mk² से कंपेयर कर देंगे। सो mk² इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये m कैंसल, सो k इक्वल्स टू हो जाएगा √2/5
और आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आर, यानी ये हो जाएगा रेडियस ऑफ साइरेशन। क्या डाउट है किसी को इसमें? अरे जल्दी जल्दी ना बोलो यार, या तो है तो पूछो फटाफट। सो अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है हमारे पास। कौन सी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम तो समझना। एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहली जो है वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो लेट्स से ये आपके पास एक कोई प्लेनर बॉडी है, प्लेन बॉडी है, राइट, प्लेन बॉडी है, और इसमें से दो एक्सिस के अबाउट, इसके प्लेन में से पास होने वाली दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। लेट मी क्लैरिफाई द सिचुएशन। पहली एक्सिस कुछ इस तरीके से अलाइंड है, दूसरी वाली एक्सिस कुछ इस तरीके से अलाइंड है, ऐसे। both the axes are passing through the plane of this body, इस बॉडी के प्लेन में से ही पास हो रही हैं, and both of them are mutually perpendicular to each other. So situation is something like this. पहली एक्सिस इधर से ऐसे पास हो रही है, दूसरी इधर से ऐसे पास हो रही है, but both of them are passing through the plane of the body and they are mutually perpendicular to each other. So in that situation, if I want to find out a moment of inertia about this third axis, which third axis? Let me show you. This is the third axis. This third axis is that axis which is perpendicular to this x and this y. In दोनों के perpendicular है. So if I want to find out the moment of inertia about this axis, then what I have to do is, मुझे इस axis के about moment of inertia and this axis के about जो moment of inertia, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? Addition. This theorem is known as theorem of perpendicular axis. So चलिए इसका हम कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। कुछ इस तरीके की आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से प्लेनर बॉडी है, इसकी ये है एक्स एक्सिस, ये है लेट्स से वाई एक्सिस, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, राइट, एंड दिस इज द जेड एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस है। ओके, होप विजिबल होगा, आपको दिख रहा है क्या? Yes, sir. Okay, so this is your x axis, first one, this is the y axis, second one, and this is the z axis. What are the features of these axes? X is perpendicular to y, y is perpendicular to z, and z is perpendicular to x. यानी कि all of them are mutually perpendicular to each other. सारे के सारे एक दूसरे को perpendicular हैं, right? Okay, so in that case, अगर हमें इस z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, जिसको मैं आई जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो दैट विल बी इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स ऑल। ये है आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। If you know what is the moment of inertia about the axis which are in the plane of that planar lamina or planar body, then you can find out the moment of inertia about the axis which is perpendicular to that lamina, that body, that plane body, or you can use theorem of perpendicular axis for the same. And what the theorem of perpendicular axis says? So it says that the moment of inertia about any axis which is perpendicular to the surface or to the lamina is equals to, it is equal to sum of moment of inertia about the axes which are in the plane of the body perpendicular to each other. So this statement is what we call as theorem of perpendicular axis.
बोर्ड पार्ट में से इसको डिलीट कर दिया, बट जेई के अंदर काफी काम आती है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक। सिमिलरली एक और थ्योरम है, याद है क्या किसी को? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। स्टेटमेंट याद है क्या? कुछ थोड़ा बहुत धुंधली धुंधली यादें भी हो तो। सर स्टेटमेंट नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। ठीक है, मतलब वही काम पड़ेगा। लाइक अगर ये कोई बॉडी है आपके पास, ये कोई बॉडी है आपके पास, जिसमें से ये जो एक्सिस हमारी जा रही है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में से ये पास हो रही है, और दूसरी कोई एक्सिस है जो यहां से ऐसे पास हो रही है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, एंड दिस डिस्टेंस इज डी। ये डिस्टेंस कितना है? डी है। नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट इज, मुझे फाइंड करना है व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। फॉर्मूला सेज दैट अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस एक्सिस को मैं z डैश बोल रहा हूं और इसको मैं z बोल रहा हूं, सो इन दैट केस I about z dash will be equal to I about z plus m into d square। खत्म। इसको आप क्या बोलते हो? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जब आप परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करते हो, तो ये जो दोनों एक्सिस जिनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो इसकी प्लेन में ही होने चाहिए, उस प्लेनर बॉडी के प्लेन में होने चाहिए। और इस केस के अंदर जो एक्सिस है दूसरी वाली, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के में से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो दीज वर द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अब आपने ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर कुछ फॉर्मूले देखे थे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब वेरिएबल्स के। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स जो अभी तक हमने इस चैप्टर में देखे हुए हैं, सेम ट्रांसलेटरी मोशन के जैसा ही कुछ रिलेशन इसमें भी होता है। जैसा आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ था v इक्वल्स टू u प्लस at। अरे रीड किया था क्या ऐसा कुछ? यस सर। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, linear acceleration is replaced by angular acceleration, and time is not replaced। so ये खत्म हो गया। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो रोटेशनल मोशन में आती है। सिमिलरली एक और इक्वेशन आपने देखा हुआ था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यहां आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर आता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम कोई नहीं रिप्लेस करता, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन, और इनटू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। थर्ड ऐसे ही हमारी इक्वेशन हुआ करती थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ये सारे इक्वेशंस जो है वो आपके बोर्ड पार्ट में से कट हो चुके हैं। लाइक न्यूमेरिकल्स जरूर आपको इसके पता होने चाहिए किस तरीके के आते हैं और क्या करेंगे उसमें, बट ये सारी चीजें अब कैंसिल हो चुकी हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एग्जामिनर के हॉट फेवरेट क्वेश्चंस की बात करें तो दो चीजें अभी हम आज के लेक्चर में, दो क्यों तीन चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो मेजॉरिटी में पूछी जाती हैं। एग्जामिनर उसके ऊपर एकदम ऐसा आंखें लगा के बैठा होता है कि ये तो पूछना ही है। सबसे पहली चीज है वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क,
अब समझते हैं इसको। नॉर्मली वर्क डन हमने कैसे डिफाइन किया हुआ था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds है तो उस कंडीशन में W इक्वल्स टू फोर्स इनटू दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, ऐसा हम लिखा करते थे, राइट। वर्क तो वर्क ही रहेगा, चाहे ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो चाहे रोटेशनल मोशन की बात हो, दोनों ही केसेस में वर्क को तो आप वर्क ही बोलोगे। बट सेकेंड कंडीशन में, यानी कि जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हो, तब आप फोर्स को नहीं डिस्कस करते हो, देन यू डिस्कस अबाउट, किसके बारे में डिस्कस करते हो? अरे बोलिए साहेब। टॉर्क। और ये जो ds है, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, ऐसा इक्वेशन बनता है। सो ये इक्वेशन तो हमने एनालॉजी के थ्रू बना डाला, लेकिन ये आया कहां से, निकालना पड़ेगा, वो वही डिराइव करना है, ठीक है। तो चलिए, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। ये मैं स्मॉल वर्क डन ही कंसिडर कर रहा हूँ इस W को, लाइक फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ वर्क डन ही है, DW के बजाय मैं उसको W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके सर। इंटीग्रेशन तो आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन हो रही है। तो जब मैं सबसे पहले आपसे बोलता हूं कि कहीं पर वर्क डन हो रहा है, तो आपको समझ लेना है कि फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क डन हुआ है। यानी कुछ भी आया उसमें आपको ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए फॉर्मूला तो ये आएगा ही। तो चलो देखते हैं क्या सिचुएशन है। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी XYZ एक्सिस के फॉर्म में एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरा x एंड y एक्सिस, ओरिजिन है, ये है x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, इस तरीके से हमने यहाँ पर बताया हुआ है। नाउ वी आर कंसिडरिंग अ फोर्स जो कि हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, बता सकता है क्या कोई? अरे बोलो यार। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो ना। चलो मैं ये डायग्राम थोड़ा सा आपको शो कर देता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, देखना। ये था आपका पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, ये यहां से ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है, राइट। व्हेन इट इज मूविंग लाइक दिस, सो एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। देखो, पहला एंगल 0 था, फिर कुछ इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज। सो इस तरीके से एंगल क्या होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, राइट। तो इस एंगल की सिचुएशन को जरा हम फॉर्मुलाइज करने का काम करते हैं। शुरू में जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, जहां पे हमारा पार्टिकल इनिशियली था, दैट एंगल इज थीटा, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। और बाद में जिस स्मॉल टाइम इंटरवल में हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, उस टाइम पर जो एंगल बना, वो एंगल हमने कितना लिया हुआ है, डी थीटा लिया हुआ है। सो दिस इज द इनिशियली कितना एंगल पे था पार्टिकल, पहले वो यहां पड़ा हुआ था, बाद में जब उसने चलना चालू किया तो हमारे ऑब्जर्वेशन की ड्यूरेशन में उसने कितना एंगल कवर किया है, डी थीटा जितना एंगल कवर किया है। ओके, सो पार्टिकल वाज इनिशियली एट दिस पॉइंट, इसके ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है।
इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ऑन एक्सटेंडिंग दिस विल गो लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आगे जाएगी। एंड ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय R1, लेट्स से, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये जो है ये रेडियस है इसकी, R है, राइट। सो दिस इज द रेडियस ऑफ दैट पाथ जिसके ऊपर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब समझना सिचुएशन को, क्या इस फोर्स और इस लाइन के बीच में कोई एंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको? कैन यू सी दैट? यस और नो? यस सर। बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पोजीशन वेक्टर वाला लाइन है, पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर, और ये जो एफ वेक्टर वाला लाइन है, इसके बीच में कुछ तो एंगल बना है। लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा 1। कितना कंसीडर कर लिया हमने उस एंगल को? अल्फा 1 कंसीडर कर लिया। अब क्विकली रिकॉल करो, हर एक रोटेशनल मोशन के अंदर जो भी पार्टिकल होता है बॉडी का, वो सारे पार्टिकल किस टाइप की मोशन करते हैं? अरे सारे पार्टिकल किस टाइप के मोशन करते हैं रोटेशनल मोशन में? सर्कुलर नहीं करते क्या? यस सर। यार तो बोलो तो सही, सर्कुलर करते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन का हमने यहाँ पर ट्रेजेक्टरी बना दिया, कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो यहां से यहां तक का होना है ना, उसकी डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहते हो तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ऐसे आएगी उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई। अब इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और इस एफ के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। लेट्स से दैट एंगल इज phi 1। सही है? यस सर। सिचुएशन को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ करी और ये वाली जो लाइन है, दोस टू आर दी परपेंडिकुलर्स एट दिस पॉइंट। यस और नो? देख के बोलना। ये रेडियस को आपने एक्सटेंड किया हुआ है एंड दिस इज द टेंजेंट। ये टेंजेंट और ये रेडियस, टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के यस। दैट मींस अगर ये एंगल 90 हुआ, सो ये तो लीनियर पेयर है, एलपी के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। मतलब ये कि अल्फा 1 और phi 1 का एडिशन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पहले बताओ। ये था आपका टेंजेंट, ये था रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री, लीनियर पेयर होने की वजह से ये पूरा 180 डिग्री, ये 90, तो बचा हुआ ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। रीजन बीइंग लीनियर पेयर। ठीक है। अब अगर यहां पे मैं phi 1 को सब्जेक्ट बना लूं, क्या आएगी इक्वेशन? 90 माइनस अल्फा 1। मैं इसको बोल रहा हूं अब इक्वेशन नंबर 1। ठीक है क्या? चलिए, वर्क डन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रखा हुआ है, ds। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी मैंने बहुत स्मॉल सा कंसिडर किया, dw इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आंसर जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू cos थीटा। थीटा क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे हाँ या ना? यस सर। फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, दोनों के बीच का एंगल चेक करो कितना है? 5 1। यस, phi 1। सो यहां हम रिप्लेस करेंगे phi 1। देखना, cos phi 1। लेकिन क्या phi 1 के लिए हमने कोई नया तिकड़म बना रखा है क्या? कोई नया तरीका हमने ले रखा है इसका ऑलरेडी?
90 माइनस अल्फा 1। हाँ जी बिल्कुल, एफ डी एस कॉस 90 माइनस अल्फा 1, और cos 90 minus theta, that is nothing but sin theta. So f ds sin alpha 1, ये इक्वेशन आई। रुको, समझो, देखो, और फिर बताओ कि इतना पार्ट समझ में आ गया है क्या? अगर हाँ तो 2 स्टेप के बाद डेरिवेशन खत्म। If yes, then only 2 steps away from the final derivation. Give me a thumbs up, everyone, अगर इतना पार्ट क्लियर हो गया हो तो। आर्यन, अनुष्का, मानव, नील, राहिल, अर्पण, राहुल, मानव, मानव, इसने ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दिया क्या? मानव, am I audible? मानव, तुझे आवाज आ रही थी क्या? नहीं सर, मैं एक्चुअली ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दिया था बिकॉज ना इधर मैं थोड़ा बाहर गया था, मैं वो काम था इसीलिए मैंने ऑडियो डिस्कनेक्ट, और मैं ये सब निकाल के गया था इसीलिए सर। सॉरी सर, वो मैं आपको बताया नहीं, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए मेरे को जाना पड़ा। That's not the way to attend the class. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसीलिए सर। No worries, कोई बात नहीं, चल, ठीक है। थैंक यू सर, सॉरी। It's okay, कोई दिक्कत नहीं है। Take care for the next time. यस सर, श्योर। Okay, चलिए, अब यहां से एक सिंपल सा फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू होता था आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल कितना फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? डी थीटा, राइट? आर्क कितना है? डी एस डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। सो ds की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? r टाइम्स डी थीटा के इक्वल हो जाएगी। चलिए इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देते हैं। सो dw इक्वल्स टू एफ आर डी थीटा साइन अल्फा 1। थोड़ा और इसको हम सही से लिख देते हैं, आर एफ साइन अल्फा 1 डी थीटा। आर एफ साइन अल्फा 1, इसको हम बोलते हैं आर क्रॉस एफ, जो क्या है? टॉर्क है। आर ये रहा, एफ ये रहा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ यानी ये क्या बताएगा? टॉर्क बताएगा। टॉर्क ये हो गया इनटू डी थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क। अच्छा, पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे? इसी dw का इंटीग्रेशन। सो w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। फिनिश्ड, खत्म। सर लास्ट के 2 स्टेप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। अलाइन कर रहे हैं बस, देखो ds को सब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया r टाइम्स डी थीटा, और इसी r डी थीटा को हमने ds की जगह पे लिख दिया तो ये हो गया एफ आर डी थीटा साइन अल्फा 1। एफ आर साइन अल्फा आगे, डी थीटा को पीछे कर दिया, रीअरेंज कर दिया इन टर्म्स को। सो दिस वाज लुकिंग लाइक आर एफ साइन अल्फा 1 डी थीटा। अब ये जो आर एफ साइन अल्फा है, क्या अल्फा 1 आर और एफ के बीच का एंगल है? तो आंसर है यस। आर वेक्टर ये रहा, एफ वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा 1 है। सो
RF sin alpha 1 that will be equal to R क्रॉस F, और R क्रॉस F को ही आप क्या बोलते हो? टॉर्क बोलते हो. So this will be torque and ये हो जाएगा d theta, tau times d theta is equals to dw. इंटीग्रेट कर दो, फाइनल आंसर मिल जाएगा. ठीक है. यस सर. ओके. पावर निकालना हो तो क्या करेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट वी कॉल एज पावर. तो dw तो आपको मिल चुका है, इसका रेट निकाल दो. P equals to dw by dt. dw is equal to tau times d theta divided by dt. कोई बताएगा ये क्या होता है? d theta by dt. ओमेगा. इसको तुमने बोला हुआ है एंगुलर वेलोसिटी. तो टाउ इंटू ओमेगा ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला. सेम उसी तरीके से जैसे पावर इक्वल्स टू आपने पढ़ा हुआ था फोर्स डॉट वेलोसिटी. फोर्स की जगह पे टॉर्क आ गया, वेलोसिटी की जगह पर क्या आ गया? ओमेगा आ गया. सो ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन हो जाता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. बहुत बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक बहुत ही नानकड़ू सा डेरिवेशन और आता है इसके बाद, जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है. जैसे आपने फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए प्रूव किया था, या जानते हो एफ इक्वल्स टू एम ए, वैसे ही टॉर्क इक्वल्स टू मास इनर्शिया को मेजर करता था. यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन का टर्म रिप्लेस होगा अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो ये प्रूव करना है, और वो हम यूज करके इसी को करेंगे. सो जो पावर हमने निकाला, दैट पावर वाज टाउ टाइम्स ओमेगा, राइट. पावर जो हमने निकाला वो टाउ इंटू ओमेगा के इक्वल आ गया था. अब अगर इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज का रेट निकालो, फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो पहले तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? K इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर. डू यू ऑल एग्री टू दिस? अरे यार, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता था? हाफ ऑफ mv स्क्वायर. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. यहाँ आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर करके देता है. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी. 1/2 1/2 सेम पैटर्न के ऊपर हमने एक फॉर्मूला सेट किया. अब इसका मैं रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लेता हूं, यानी कि डी के बाय डी टी फाइंड आउट कर लेता हूं. हाफ कांस्टेंट आई कांस्टेंट. ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी. अरे यस और नो होगा क्या? पावर का डिफरेंशिएशन किया, वो हो गया 2, आगे पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ओमेगा की पावर 2 - 1 यानी ओमेगा की पावर 1 इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा. ये आ गया. अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो इवेंचुअली ये हो जाएगा आई ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी. और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये रेट ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा, क्योंकि जैसे वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता था, वैसे ही रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ला करके यहां रिप्लेस कर दो उसकी इक्वेशन. टाउ टाइम्स ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, सो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इंटू डी ओमेगा बाय डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है. खत्म ये पपलू सा डेरिवेशन. अरे आएगा क्या? चिंदी सा डेरिवेशन है यार, कुछ नहीं है इसमें.
ओके, सो नेक्स्ट डेरिवेशन को कराने से पहले आप सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही अजीब सा डेरिवेशन है वो। जब तक आपके वीडियोस आप नहीं ऑन कर देते तब तक वो डेरिवेशन हम नहीं स्टार्ट, राइट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो ऊपर की तरफ आया हुआ है। अच्छा, जब कोई पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आप कैसे डिटरमाइन करोगे? ये पार्टिकल इधर को जा रहा है, राइट? यहां से घूम करके यहां से ऐसे जाएगा, तो उस पर जो टेंजेंट खींचोगे आप उस पॉइंट पे, सो जो टेंजेंट आप खींचोगे उस पॉइंट के ऊपर, वही टेंजेंट आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सही है क्या? यस सर। ओके, सो हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल जाने वाली है बाय डूइंग व्हाट? बाय जस्ट कर्लिंग आवर फिंगर्स, और उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सो दिस माइट बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको थोड़ा अलग कलर से मैं बता देता हूं, से ग्रीन ले लेते हैं इस पे। सो ये है हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या सबको? ये यस सर। ब्लैक, ये जो ब्लैक वाली एक्सिस है ना, ये आपको बता रही है आर वेक्टर। ये जो परपेंडिकुलरली रेड आया हुआ है, ऐसा परपेंडिकुलरली रेड जो आया हुआ है, वो आपको बता रहा है ओमेगा वेक्टर। और ये जो इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रही है ग्रीन कलर से, वो आपको क्या बता रही है? वेलोसिटी वेक्टर बता रही है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, जो भी आप कंसिडर करना चाहो। सो कुछ इस तरीके की सिचुएशन अपनी बनी हुई है। अब देखो, वी नो दैट according to the formula of angular momentum, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? mvr। आर क्रॉस पी बोल सकते हैं क्या उसको? यस सर। यस। चलिए, अगर मैं इस ओपी वेक्टर को फाइंड आउट करना चाहूं, ओपी वेक्टर को, सो ओपी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर। लिख सकते हैं ना? This whole vector can be written as the sum of two vectors. Which two vectors? This is the first one, OC vector, and this is the second one, OP vector. तो ये हमने यहां पर लिख दिया। ये आपका टोटल डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा था, तो R आपका क्या है? OP वेक्टर था। लेकिन इस OP वेक्टर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? OC प्लस CP। रिप्लेस करो इसको। सर ओसी वेक्टर ही ओमेगा है ना, ओमेगा की डायरेक्शन। Yes, OC vector is the direction of omega, right? एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए, सो इस R की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर, और क्रॉस P तो है ही, तो क्रॉस P लिख दिया। क्रॉस P अंदर ले आओ, तो OC वेक्टर क्रॉस P वेक्टर प्लस CP वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं, CP वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये कुछ इक्वेशन अपनी बनी है। अब ध्यान देना बात के ऊपर, यहां से असली घमासान चालू होता है, असली जो मैच है ना वो यहां से स्टार्ट होता है। यार ओसी क्रॉस पी, ओसी क्या है? ओ ये रहा, सी ये रहा, ओ सी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, राइट? और क्रॉस पी, पी यानी कि लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और वेलोसिटी इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में है? तो ध्यान से देखो, अंदर जा रही है, ऐसे 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 है, राइट? वेलोसिटी अंदर जाती हुई डायरेक्शन में, और जो ओसी है, ओसी की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, ऊपर की तरफ ऐसे। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे ये बताओ व्हाट विल बी ओसी क्रॉस पी, ओसी क्रॉस पी कैसे निकालेंगे? तो ओसी पे अपने फिंगर्स को रखेंगे, ओसी से पी की तरफ इसको कर्ल करेंगे छोटे एंगल पे, छोटे एंगल पे ओसी से पी कर्ल करो,
तब थंब जिस तरफ को आएगा वो क्या हो जाएगी, हमारी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। अरे सही है क्या, समझ में आ रही है ये बात? यस सर। देखो ये था आपका ओसी वेक्टर ऊपर की तरफ। सिचुएशन फिर से एक बार ट्राई करना इमेजिन करने का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इमेजिन करना इसमें कॉम्प्लिकेटेड रहता है थोड़ा सा। ये है आपका ओपी का डायरेक्शन, ओ से सी तक का डायरेक्शन, राइट? ओसी का डायरेक्शन ये है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस। तो अगर मैं इन दोनों को एक पॉइंट पर लेकर के ओसी क्रॉस पी निकालूं तो ओसी क्रॉस पी की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस, ओसी क्रॉस पी। ओसी क्रॉस पी अंदर 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 सेंटर की तरफ, है ना? तो इस पॉइंट पे इस वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में होगी, हाँ या ना? यस सर। ये वाले पॉइंट पे जरा सोचो, वेलोसिटी कहां आएगी? ऐसे बाहर की तरफ को आएगी, सही है? ऐसे Yes. बाहर की तरफ को वेलोसिटी आएगी और ओसी की डायरेक्शन तो अभी भी ऊपर की तरफ रहेगी। तो वेलोसिटी आपकी ऐसे बाहर की तरफ को आ रही है और ये जो है ये यहीं का यहीं है। तो अब इस टाइम पे जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे वो कैसे निकालोगे? इस तरीके से, ऐसे कल करके ओसी ये रहा, क्रॉस पी ऐसे आएगा। ये भी किस तरफ को गया? सेंटर की तरफ को गया। अरे हाँ या ना? यस सर। ओसी ये रहा, वी ये रहा, वी की डायरेक्शन में ही पी होगा। सो ओसी क्रॉस पी करोगे तो वो डायरेक्शन जो आएगी वो फिर से सेंटर की तरफ आएगी और यहां से सेंटर की तरफ जाना इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स में जाना, राइट? यस। सो इस पॉइंट के ऊपर जो ओसी क्रॉस पी की डायरेक्शन थी वो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स थी। इस पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन। अब तो सिंपल हो गई बात। यहां वाला जो पार्टिकल लोगे इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड्स सी और यहां वाले पार्टिकल की अवे फ्रॉम सी। ये सारे मिलकर के एक दूसरे कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो इनका टोटल समेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर एक बार फिर से समझा दो ना। वही सर समझ नहीं आया। कौन से वाले पार्ट में बताओ? ये 0 कैसे हुआ वो नहीं समझ में आया? नहीं सर, आपने वो डायरेक्शंस लिए ना, वो वहां से। ओके देखो, ओसी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को थी ऐसे, राइट? वी इस तरफ को जा रहा था, वी इस तरफ को जा रहा था। तो वी ऐसे, ओसी ऐसे। हमको क्या निकालना है? ओसी क्रॉस पी और पी की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। सो ओसी क्रॉस पी करना है। ध्यान से देखना, ये रहा ओसी, ये रहा पी, ये रहा ओसी, यहां पे ओसी ये रहा और पी इस तरफ को है। ओसी क्रॉस पी, ओसी क्रॉस पी ऐसे कल करो फिंगर्स को ओसी से पी की तरफ, इस तरीके से ऐसे। कहां जा रहा है थंब? अंदर की तरफ। मानो यस सर। ये समझ में आई क्या इतनी बात? थोड़ा थोड़ा प्रोसेस। ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा, ये वाले पॉइंट पे देखो रोटेशन कुछ ऐसा हो रहा था, राइट? ऐसा रोटेशन हमने कंसिडर किया हुआ था। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी दैट विल बी दिस। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी दैट विल लुक लाइक दिस, ऐसा आएगा। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ना, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में अपने को ये मिल जाएगी, इधर को वेलोसिटी। ओसी ऊपर की तरफ है ऐसे, ओसी ऐसे है, वी ऐसे है। ओसी क्रॉस वी कैसे निकालोगे? क्योंकि वी की डायरेक्शन में ही पी होगा। क्या ये चीज तो समझ में आ रही है ना कि पी की जो डायरेक्शन होगी वो वी की ही डायरेक्शन में होगा? यस अरे सर। यार मोमेंटम की डायरेक्शन तो किसकी डायरेक्शन में होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो वी की डायरेक्शन जो भी होगी वही मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये वी का डायरेक्शन यानी मोमेंटम का ही डायरेक्शन है। अब देखना बात को, अब अगर मैं यहां पे अपने ओसी को रखूं, देखो ये ओ रहा, ये रहा सी, तो ये रहा मेरा ओसी। मेरे को क्या करना है? ओसी क्रॉस पी करना है। तो ये है ओसी और ये है पी।
तो मैं ओसी से पी की तरफ अपनी फिंगर्स को क्या करूंगा, कर्ल, और जब मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो जहां मेरा थंब जाएगा वो हो जाएगी इस वेक्टर की डायरेक्शन। तो जरा ध्यान से देखना, ये है V, ये है OC, फिंगर्स को मैं कर रहा हूं कर्ल, OC से V, OC से V, OC से V, OC से V, ऐसे OC से V जब तुम कर्ल करोगे तो ये कहां को जाएगा, अंदर को, टूवर्ड्स द सेंटर। डाउट यस कोई? सर, वो x आपने अंदर जा रहा है वो बताने के लिए लिखा है। अरे कोई नहीं यार, चलो इसको हटा दो, अगर ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया ना, सेंटर की तरफ जा रहा है, ये हाँ सर, वो समझ आ गया। सेंटर की तरफ जा रहा है यानी ऐसे जा रहा है, राइट, इस तरीके से, है कि नहीं है? मानो, यस सर। आई बात समझ में अभी? हाँ ये तेरे हाँ में दम नहीं है दोस्त? सर, 2-3 बार लिखूंगा तो आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा रटना थोड़ी है यार, ये तो डायरेक्शन है जो निकालनी है नहीं आपको। मतलब समझ में आ जाएगा वो तो, ठीक है फिर। देखो, दूसरा, इस पॉइंट पे जब यहां से पार्टिकल घूम करके आपका यहां पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ को आ जाएगी, ऐसे, इस तरीके से वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लेकिन यस अभी भी सर। आपका जो ओसी है ना वो तो ऐसा का ऐसा ही है, एक्सिस थोड़ी बदल गई है, बदली है क्या? नो नहीं सर। ना। तो इसको ले चल के यहाँ फिक्स करो, ये ओसी है और ये पी है, ओसी क्रॉस पी करना है, ओसी से पी, ओसी से पी, ओसी से पी, थंब कहां पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब ये हो गया कि इस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन इधर होगा। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन है, क्या अपोजिट डायरेक्शन है? क्या सर? क्या ये वाली डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम है या ऑपोजिट है? ऑपोजिट। बिल्कुल। और क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट है तो व्हाट आई कैन से इज, हम बोल क्या सकते हैं कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, खत्म कर देंगे, राइट? यस सर। और ये दोनों पॉइंट्स तुमने कहां लिए थे, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लिए थे, राइट? तो ऐसे जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आएंगे सारे एक दूसरे के इस प्रोडक्ट को खत्म कर देंगे, इवेंचुअली इस पार्ट का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे यस और नो? यस यस सर। यस सर। ये पार्ट अपना फाइनली हो जाएगा 0। अब इसके लिए देखते हैं, देखो, सीपी क्रॉस पी करते हैं। सीपी कहां है, तो सी से लेकर के पी की तरफ ड्रॉ किया हुआ वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर जिसको तुमने बोल रखा हुआ है, दिस इज दी सीपी वेक्टर, राइट? ये सीपी वेक्टर है। और वी वेक्टर कहां है, तो अगर ये सीपी वेक्टर है तो ये आपका कौन सा वेक्टर है, वी वेक्टर है। ये सीपी और ये कौन सा है, वी। तो यहां पर आपको सीपी क्रॉस पी करना है, लेकिन पी की डायरेक्शन तो वी की डायरेक्शन में, तो सिंपली यहां पर भी हम क्या करेंगे, सीपी क्रॉस वी निकालेंगे। तो ये रहा सीपी, ये रहा वी, सीपी से वी, सीपी से वी, सीपी से वी, कहां जा रहा है, थंब ऊपर की तरफ जा रहा है। यस सीपी टू वी, सीपी टू वी, थंब कहां आया, ऊपर की तरफ। यानी इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट हमको कहां लेकर के जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे, ऐसे ऐसे, ये घुमाया थंब ओपन किया, घुमाया थंब ओपन किया, ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी ये जो है हमारे पास सीपी क्रॉस पी इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा। अच्छा ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन ये किधर को आएगा, तो आर वेक्टर तुम्हारा इस तरफ को हो जाएगा, यस और नो? आर वेक्टर इस तरफ को हो जाएगा, राइट? इधर आर वेक्टर इस तरफ को था, इधर सेंटर से आर वेक्टर इस तरफ को हो जाएगा। वेलोसिटी इधर को आ रही है, तो देखना ध्यान से, ये है आर वेक्टर और ये है पी वेक्टर। सो दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज पी वेक्टर। तो सीपी क्रॉस पी अपने को फिर से करना है। सीपी यानी कि ये वाली आर वेक्टर जिसे आप बोल रहे हो,
और ये है V। CP से V अपने फिंगर्स को कर्ल करो, ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। अरे हाँ या ना, सिंपल है क्या? यस सर। ये ऐसे तुमने इसको कर्ल किया, थंब कहाँ गया? ऊपर की तरफ आ गया, थंब ऊपर की तरफ आ गया। मतलब ये हो गया कि चाहे इस पॉइंट पे रहो चाहे इस पॉइंट पे रहो, यानी कहीं भी आप रहो, ये जो CP क्रॉस P है ना, वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव Z डायरेक्शन में होगा। अरे आराम से समझ यार। यस सर। के कैप में देखो, R ये रहा, V ये रहा, इसी प्लेन में R क्रॉस V किया, ऊपर की तरफ आ गया। R ये रहा, V ये रहा, R से V कर्ल कर लिया फिंगर को, कहाँ गया? ऊपर की डायरेक्शन में। तो हर बार जब आप R क्रॉस P निकालोगे तो R क्रॉस P करने पर आपको हमेशा जो वेक्टर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, यानी कि के कैप पे आपको ये वेक्टर मिलने वाला है। तो बस सिंपली अब इसको रख देते हैं। और ये दोनों तो 90 डिग्री भी है, R और ये V दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो देखना ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? CP इज इक्वल टू R, P की जगह पे P, और यहां क्या आएगा? साइन थीटा। डायरेक्शन क्या आ जाएगी? के कैप। R की जगह पे R, P इक्वल्स टू क्या होता है? MV, और CP क्रॉस P, हाँ ठीक है, RMV, और साथ में आ जाएगा हमारा साइन थीटा के कैप। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो RMV के कैप, V इक्वल्स टू क्या होता है? क्या R ओमेगा लिखते हैं हम V को? यस सर। सो RMV की जगह पे आ गया R ओमेगा, और साथ में आ गया के कैप। R इंटू R स्क्वायर इंटू M, यानी MR स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू के कैप। बोलो MR स्क्वायर का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंटेड बाय I, और यहां हो जाएगा ओमेगा, और कौन सी डायरेक्शन? तो पॉजिटिव Z डायरेक्शन, यानी कि के कैप। डाउट किसी को? सो दिस L वेक्टर का जो आंसर होगा दैट विल बी I टाइम्स ओमेगा के कैप। एनालॉगी वाला क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा ये डेरिवेशन, द नेट एक्सटर्नल फोर्स, if the net external force acting on a body is 0, then dp upon dt will be equal to 0. So dp is equal to क्या हो जाएगा? 0, यानी p is equal to क्या हो जाएगा? Constant. यानी कि if there is no net torque acting on a body, अगर किसी body if there is no net force acting on a body, then its momentum remains constant. ये था हमारे पास law of conservation of linear momentum. एंगुलर मोमेंटम की जब मैं बात करता हूं तो उस टाइम पर फोर्स नहीं जीरो होता है, उस टाइम पे कौन जीरो होता है? एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है। सो इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, एट दैट टाइम dl अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। सो dl इक्वल्स टू जीरो। सो यहां से L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। स्टेटमेंट सुनना बात की फिर से। If the net external torque acting on a body is zero, then its angular momentum remains constant. This is known as law of conservation of angular momentum. If the net external torque acting on a body is zero, then its total angular momentum remains constant. This statement is known as law of conservation of angular momentum. समाप्त। अब अगर आपको इसके थोड़े एग्जाम्पल समझने हैं तो आपने देखा होगा जब कोई स्विमर किसी हाइट के ऊपर से डाइव मारता है, तो डाइव मारते टाइम वो अपनी बॉडी को ऐसे क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है ना, नजदीक ले आता है, अपने पैरों को एकदम एकदम बंद करने का काम कर लेता है।
इन दैट कंडीशन व्हेन ही इज क्लोजिंग हिज बॉडी, होता ये है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप I इक्वल्स टू mr स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हो, r उसका क्या हो रहा होता है, डिक्रीज। एंड बिकॉज r डिक्रीज हो रहा होता है तो इवेंचुअली I भी क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। I डिक्रीज हो रहा होता है तो L का फॉर्मूला है I ओमेगा, L कांस्टेंट, I डिक्रीज हुआ तो बताओ ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज। तो वो ज्यादा तेजी से ऐसे घूमते 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 गिरता है, लेकिन जैसे ही गिरने लगता है ना, तुरंत पूरी बॉडी ओपन कर लेता है, यूं ऐसे डाइव मारता है, ऐसे ऐसे हाथों ओपन कर लेता है और फिर डाइव मारता है। तो ओपन करता है, इसकी वजह से होता क्या है, आर तुम्हारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इनर्शिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा में जब आई बढ़ जाएगा तो एल कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, बंदा सेफली लैंड कर जाएगा। ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग है। अच्छा चलो ठीक है, ये अगर आपने नहीं देखा हो कभी तो ये आई स्कैटर को तो देखा होगा, यस और नो? आई Yes, स्कैटर, यस। तो आई स्कैटर अगर आपने देखा हुआ है तो वो क्या करती है, लड़की रहती है वो ऐसे घूम रही होती है, राइट। जब उसको धीमे घूमना होता है तो उस टाइम पर वो अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच कर लेती है, फैला लेती है। लेकिन जब उसको तेज घूमना होता है, जल्दी जल्दी रोटेट करना होता है, तो उस टाइम पर वो क्या करती है, वो अपने हैंड्स को क्लोज कर लेती है, बॉडी के नजदीक ले आती है। एंड जब वो अपनी हैंड्स को बॉडी के एकदम नजदीक लेके आ जाती है, व्हाट हैपेंस, होता क्या है कि उसका ओमेगा बढ़ जाता है। क्यों? रीजन वही है, आर डिक्रीज हुआ, आई इंक्रीज हो जाएगा। आर डिक्रीज हुआ, सॉरी आर डिक्रीज हुआ तो आई डिक्रीज हो जाएगा, और आई अगर डिक्रीज हुआ आई अगर डिक्रीज हुआ तो ये जो टॉर्क, ये एल को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। दैट्स इट, यही पूरी कहानी है, यही पूरा इसका गुरु मंत्र है। बताओ इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी? अरे बोलो। नो सर। अब एक कहानी आपको केपलर बाबा सुना करके गए थे, क्या बोला था उन्होंने, ये सन और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, यहाँ पे प्लेनेट, जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और जब ये सन के नजदीक आता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भी एल इक्वल्स टू आई ओमेगा का ही एक फॉर्मेट है। नोट्स होंगी तो आप देख सकते हो, उसमें प्लेनेटरी मोशन करके दिया होगा, रीड कर लेना। बाकी दो मैंने आपको समझा दिए, डाइवर जब डाइव करता है तब क्या होता है, और दूसरा जब आइस स्कैटर घूम रही होती है तब क्या सिचुएशन बनती है। So ultimately the statement is, if there is no net external torque acting on a body, if the net external torque acting on a body is zero, अगर कोई torque नहीं लग रहा है तो its angular momentum will remain constant. This statement is known as conservation of angular momentum. चलिए, अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक जिसमें हम रोलिंग मोशन और उससे रिलेटेड छोटे छोटे दो डेरिवेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रोलिंग मोशन होता क्या है। रोलिंग मोशन, अच्छा, सो बेसिकली रोलिंग मोशन ये दो टाइप के मोशन का कॉम्बिनेशन है। बताओ कौन से दो टाइप के मोशन का कॉम्बिनेशन है रोलिंग मोशन? translational and rotational. Very good. It is the combination of two type of motions, that is translational and rotational. ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कहीं पर साइमल्टेनियसली होने लगे
तो उस टाइम पर रोलिंग मोशन होती है, ऐसा हम बोलते हैं। किसी एक ही इंस्टेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन भी करे, रोटरी मोशन भी करे, यानी रोटेट भी करता रहे, तो उस टाइम पर ये बॉडी कौन सी मोशन में कही जाती है? रोलिंग मोशन में कही जाती है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है ये। रोलिंग मोशन के अंदर अगर आपने आइडियल मोशन की बात करी है, तो उस टाइम पर लेट्स से दिस इज योर स्फीयर जो रोलिंग मोशन कर रहा है, तो इस सरफेस के साथ कितने पॉइंट ऐसे होंगे जो कांटेक्ट में होंगे? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर व्हिच विल बी इन कांटेक्ट विद द सरफेस? कितने पॉइंट ऐसे So होंगे? one. यस, ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अगर इसे 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 और इसे, इन चारों चीजों को आप मिला देते हो, तो बनती है रोलिंग मोशन की बढ़िया वाली डेफिनेशन। सुनना बात को, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोलिंग मोशन व्हेन इट इज इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन साइमल्टेनियसली, ठीक है, and there is only single point contact between object and the surface, right? फिर से सुन लो बात को, a body is said to be in rolling motion when it is in translational and rotational motion simultaneously. In this process only single point is in contact with surface, single point of the object is in contact with surface. आई है क्या बात समझ में? देखो, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एक साथ आ जाए, साइमल्टेनियसली हो जाए, और इस पूरी प्रोसेस में सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है। तो ये है हमारे पास रोलिंग मोशन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन एक बार राहुल रिपीट कर दो आप। Rahul, what is the definition of rolling motion? Neil, Sir, what is... Yes, Rahul. combination of translational and rotational motion. बस इतना ही है। A body is said to be in rolling motion when it is in translational as well as rotational motion simultaneously. In this type of motion, only single point of contact is there between object and the surface. ये है पूरी definition rolling motion की। अब इसको हम जरा समझते हैं अपने फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर, जो हमने फॉर्मूला बनाए हुए हैं उनके बेसिस पे थोड़ा इसको समझने का ट्राई करें। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उसके सभी पार्टिकल कैसी वेलोसिटी के साथ जाएंगे? इक्वल वेलोसिटी के साथ चलेंगे, ये तो हम जानते हैं। Equal velocity of every particle. Every particle will move with a equal velocity if the motion is translational. रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है r क्रॉस ओमेगा। यही होता है ना, r क्रॉस ओमेगा, यही होता है ना। रोटेशनल मोशन में किसी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, यही है, कुछ अलग है? अरे बोलो यार, गलत होगा ठीक है ना, मैं बताऊंगा ना। इस सही लिखा है क्या मैंने फॉर्मूला? यस सर। गलत है यार, ओमेगा क्रॉस आर आता है। यस, सो v वेक्टर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? ओमेगा क्रॉस आर, ये हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी वेक्टर के लिए, राइट? v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अब चलिए इसको हम जरा और अच्छे से
समझते हैं सिचुएशन क्या हो रही है रोलिंग मोशन में। देखना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये वो सरफेस है जिसके ऊपर ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ठीक है, ये इसी सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से रोटेट होता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है दैट इज vcm। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी को, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो हर पार्टिकल के लिए सेम रहने वाली है, दैट इज vcm। इसके लिए भी vcm है, अगले वाले के लिए भी vcm है, इसके बाद के लिए भी vcm है, इसके लिए भी vcm है। सब के लिए ये वैल्यू क्या है, vcm के इक्वल है। और ये किस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए इसको हम लिखेंगे vcm i कैप। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, vcm i कैप लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले इस पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे देखना, ये सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करता हुआ चल रहा है तो उस टाइम पे इसकी रोटेशन ऐसी है, इस तरीके की। तो रोटेशन की डायरेक्शन में जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, तो उस टाइम पे थंब कहां जाएगा, अंदर जाएगा। यानी हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कहां पॉइंट कर रही होगी, अंदर की तरफ। ये ऐसे चल रहा है, राइट, ऐसे चल रहा है, इस तरीके से, ऐसे। तो इस सिचुएशन में ओमेगा अगर आपको निकालना है तो इसके रोटेशन की डायरेक्शन में फिंगर्स को हमने कर्ल कर लिया और ये थंब कहां गया, ऐसे अंदर की तरफ। यानी ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का डायरेक्शन। तो ओमेगा की डायरेक्शन इज ऑलवेज इनसाइड द प्लेन, ऐसे है। और वेलोसिटी जो है हमारी, वो हमें निकालना है दूसरी वाली। ये तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सबकी vcm है। ये वाली वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है तो ओमेगा के साथ साथ आर का भी डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए। अरे ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। अब अगर मैं इसी पार्टिकल की बात करूं तो क्या ये सेंटर वाला पार्टिकल है? यस सर। और सेंटर का सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है? 0। 0। इसका मतलब ये हुआ कि इफ दिस पार्टिकल इज A, this particle is B and this particle is C, then velocity of particle A that will be center of mass की velocity, यानी इसकी total velocity मैं लिख रहा हूं VT से represent करके। वो total velocity will be equal to ये ट्रांसलेशनल वाली जो हर पार्टिकल के पास है, जिसको आपने लिख दिया है VCM, और ये है I डायरेक्शन में, यानी कि X डायरेक्शन में, तो VCM I कैप लिख दिया, प्लस ओमेगा क्रॉस आर करने पर जो वैल्यू आई दैट वैल्यू इज 0। क्यों? क्योंकि आर की खुद की वैल्यू 0 थी, तो ओमेगा क्रॉस 0 यानी 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। इवेंचुअली पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी VCM I कैप। क्या अग्री करते हो इस बात से? यस सर। ओके, गुड। ये एक पार्ट हो गया। पॉइंट बी की डिस्कशन जरा हम करते हैं। पॉइंट बी पर अगर आपको टोटल वेलोसिटी लिखना है तो इस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है वो तो इस तरफ VCM है ही, ये तो पक्की बात है। तो ये VCM I कैप तो हमारा एज इट इज है ही, लेकिन अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इससे R डिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। आ चुका है क्या? देखो रेडियस पे आ चुका है ना, R डिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। तो अब इस केस में सिचुएशन क्या होगी, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ऐसे है, ओमेगा वेक्टर आपका इसी डायरेक्शन में है जिधर ये नेल इसकी पॉइंट कर रही है इस तरफ को, और जो हमारा आर वेक्टर है वो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब v ऐसे है, ओमेगा ऐसे है इस तरफ को, और r इसके साथ है। तो वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी निकालने के लिए ओमेगा क्रॉस r करेंगे। सिचुएशन फिर से समझना, ये है आपकी ओमेगा, ये है, ये थंब जो है ना, ये थंब है आपका r। ओमेगा क्रॉस r करने पर मिलेगी वेलोसिटी जो एंगुलर के लिए लीनियर फॉर्म है। तो ये लगाओ, ओमेगा क्रॉस r करो, ओमेगा क्रॉस r
ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर ऐसे आएगा, यानी ये किस तरफ को जा रहा है, इधर को जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो दूसरी वेलोसिटी आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ओमेगा क्रॉस आर, लेकिन थीटा तो 90 डिग्री होने वाला है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किया है तुमने, ये अभी मैंने आपको बताया, ये था तुम्हारा आर और ये था ओमेगा, तो ओमेगा और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो VCM I कैप प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा आर साइन 90 इज इक्वल टू 1। और ये किस तरफ को जा रहा है, तो जरा ध्यान से देखो, ये माइनस आई की तरफ लेके जा रहा है इसको, ये वेलोसिटी कहां है, माइनस आई की तरफ है। सो ये आ गई इक्वेशन, VT इक्वल्स टू VCM I कैप प्लस ओमेगा आर माइनस आई कैप। बट इतना इनफ नहीं है, इतना इतना सिंपल नहीं है सब कुछ। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, जो कांटेक्ट में आ जाता है, वो उस मोमेंट के लिए स्टेशनरी हो जाता है। सो जब आप इस कांटेक्ट वाले पॉइंट की बात करते हो, तब आपको ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये पॉइंट वाला कांटेक्ट, पॉइंट वाला जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है हमारा, वो उस मोमेंट के लिए रेस्ट में है, और अगर वो रेस्ट में है तो उसकी टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू VCM I कैप प्लस ओमेगा आर माइनस आई कैप। इस टर्म को यहां ले आओ तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आएगी हो जाएगी VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये सेंटर ऑफ मास की हमने वेलोसिटी निकाल दी। पॉइंट सी के लिए जरा देखना क्या होगा, पॉइंट सी पर भी टोटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वाली जो सबकी फिक्स है, किसी की नहीं बदली है, और दूसरा आएगा ओमेगा क्रॉस आर। चलो इसके भी डायरेक्शन के झमेले देखते हैं क्या है। इस पॉइंट पे ये पार्टिकल किस तरफ को चल रहा होगा, इधर को चल रहा होगा, ऐसे, है ना। आर हमारा इस सेंटर से ऊपर की तरफ, यानी इधर आ रहा होगा, ऐसे आर हमारा ऐसे आ रहा होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। ओमेगा मैंने आपको बताया था इधर है, ओमेगा क्रॉस आर होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओमेगा क्रॉस आर निकालो, ओमेगा से आर, ओमेगा से आर, ओमेगा से आर किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को, जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, सेम डायरेक्शन आई है ओमेगा क्रॉस आर की, ओमेगा क्रॉस आर की, लगा दो, प्लस ओमेगा आर इंटू आई कैप। सो दिस विल बी इक्वल टू VCM का वैल्यू चेक करो क्या था, ओमेगा आर आई कैप प्लस ओमेगा आर आई कैप, 2 ओमेगा आर आई कैप इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर किसके इक्वल है, VCM के, 2 VCM के इक्वल है, राइट। अब देखो टोटल वेलोसिटी का जो टर्म बन रहा है उसको जरा ध्यान से देखना। यहां टोटल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, यहां पे टोटल वेलोसिटी क्या आई, VCM, और यहां पर टोटल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 VCM आ रही है, यस और नो। VCM यहां की जो वेलोसिटी है वो जीरो है, टोटल वेलोसिटी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मिला करके यहां पर जीरो है, यहां पे VCM हो गई है, और यहां पे 2 VCM हो गई है। यानी कि अगर यहां जीरो ले रहे हैं तो यहां आ रहा है ओमेगा इंटू आर, और यहां आता है 2 ओमेगा इंटू आर, यही हो रहा है ना, 0 ओमेगा आर 2 ओमेगा आर। यानी कि एज द आर इज इंक्रीजिंग, ओमेगा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जा रहा है, ओमेगा भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि ये जो मोशन है ना, ये सर्कुलर मोशन इज फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन के इक्विवेलेंट है। और यही चीज नोट्स में आपको सेकंड पेज के ऊपर प्रूव करने का ट्राई किया गया है। लंबी सी एक थियरी दी हुई है, छोटे से डेरिवेशन के ऊपर लंबी सी एक थियरी दी हुई है। उसमें यही प्रूव करना है आपको। समझ में आई क्या बात ये? हेलो, यस सर। यस सर।
अरे आई क्या ये पूरी चीज समझ में? यस सर। कहाँ कहाँ अटक रहे हो? बताओ बताओ, डरो नहीं यार, ऐसे ऐसे जहां जहां लग रहा है कि सर नहीं समझ में आया, बोलो यार। बोलो बोलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, नॉट फेयर, क्विक। बताओ जहां दिक्कत है बताओ। नोबडी इज स्पीकिंग, यानी किसी को भी दिक्कत नहीं है? ये कैसे हो सकता है यार? फिर इतना सन्नाटा क्यों?